Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम बैन आप सभी का अन्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करेंगे वो मुद्दा है कि इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष है, इसका आखिरकार समाधान क्या हो सकता है, सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो बात थोड़ा सोल्यूशन की बात की जाए। देखिए, मुद्दे तो बहुत है, झगड़ा बहुत सालों कई सालों से चल रहा है। अभी हम देखें तो 7 अक्टूबर से जो रिसेंटली संघर्ष चला है, 7 अक्टूबर से चल रहा है। तो एक लंबा संघर्ष है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, संघर्ष क्या हो सकते हैं, संघर्ष के समाधान क्या हो सकते हैं, आइए उस पर बात करें। देखिए, तो दोस्तों आपका क्या है, टू नेशन यानी कि टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी टू स्टेट सॉल्यूशन बेटा क्या है, ये सबसे व्यापक प्रस्तावों में से देखा जाए कि जितने भी हम प्रस्ताव देखे गए फिलिस्तीन को लेकर, कि इसराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के, ये सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा सहमति प्राप्त है, इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता भी है। इसमें क्या है कि दो देश नए बनेंगे, संप्रभु देश होंगे, एक इजराइल और साथ ही एक संप्रभु फिलिस्तीन का निर्माण होगा। कई देश बेटा उसको मान्यता भी देते हैं, जैसे अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, भारत की बात करें, और भी कई देश इसी सॉल्यूशन को क्या करते हैं, मान्यता भी देते हैं। और यही जो समाधान है, ये समाधान 1948 में यूएन के द्वारा भी दिया गया था। उस समय इसराइल ने मान लिया था, लेकिन अरब वर्ल्ड ने उसको स्वीकार नहीं किया था। फिर 67 के 6 डे वॉर के बाद में, तब से इसराइल इसको क्या है, पूर्ण रूप से मान्यता देता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे इसमें आ जाते हैं। मुद्दे क्या आ जाते हैं कि एक तो शरणार्थी, उनका क्या होगा, जो आपका सेटलमेंट है इसराइल का वेस्ट बैंक में, उनका क्या होगा, सिक्योरिटी को लेकर बात है, वाटर डिस्प्यूट को लेकर बात है, फिर यरूशलेम को लेकर बात है। तो कई सारे यहाँ पर मुद्दे बन जाते हैं, जिस कारण इस पर फाइनली क्या नहीं हो, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, फाइनली सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ये भी दोस्तों इशू देखने को मिलता है। टू स्टेट सॉल्यूशन में अगर हम आज की बात करते हैं, चुनौतियां क्या हैं। शांति के लिए दोस्तों क्या होता है, शांति शर्तों पर आती है, कुछ कंडीशंस पे आती है, शांति ऐसे ही नहीं आती। अब शांति के लिए क्या है कि दोनों ही पार्टियों को, यानी कि दोनों जो स्टेक होल्डर हैं, इसराइल और फिलिस्तीन, दोनों को बेटा क्या करना होगा, कुछ मुद्दों पर सहमति लानी होगी, कुछ मुद्दों पर समझौते करने होंगे। लेकिन दोनों में ही हम देखें तो चाहे वो घरेलू राजनीतिक कारण हो, चाहे और अन्य कारण हो, अभी भी दोनों के बीच में एक मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है, भरोसे की बहुत कमी है, वो उपाय हो नहीं पा रहे हैं। दूसरा हम देखें, फिलिस्तीन के अंदर दोस्तों क्या है कि नेतृत्व का अभाव है। आप देखें तो वेस्ट बैंक में अल फतेह, और जब गाजा स्ट्रिप में हम बात करें तो आपका हमास है। दोनों में आपस में इनमें भी टकराव है। तो फिलिस्तीन में एक आम सहमति का अभाव है। जैसे हम देखते हैं, पीएलओ शुरुआत में इसराइल के अगेंस्ट करता था, लेकिन बाद में पीएलओ का नजरिया इसराइल के साथ समर्थन वाला होने लगा। लेकिन अब जब इसराइल के प्रति पीएलओ एक संगठन, जब जानते हैं कि मैंने बताया भी, आप जानते भी होंगे, अगर हम फिलिस्तीन की बात करें तो पीएलओ, दूसरा आपका अल फतेह, और तीसरा आपका हमास। ये तीन ऐसे संगठन हैं जो इसराइल या फिलिस्तीन की बात को करते हैं, फिलिस्तीन की मांग को उठाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का नजरिया आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। हमास कहता है कि हमको बात ही नहीं करनी, इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। अल फतेह, पीएलओ बात करने की मूड में रहते हैं। पहले पीएलओ था, पीएलओ को बात करने के मूड में रहता था। पहले वॉर करते थे, लेकिन बाद में एक शांति की प्रक्रिया में जुड़ने का प्रयास किया गया था। तो ये भी क्या है कि इन दोनों संगठन, तीनों संगठन के अंदर एक सहमति का अभाव है, जिस कारण फिलिस्तीन की समस्या जटिल बन जाती है। दूसरा दोस्तों क्या है कि ईरान, टर्की, मिस्र, अमेरिका जैसे बाहरी ताकतों का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज की डेट में हम बात करें तो चीन और रूस का प्रभाव है। चीन और रूस अपने इंटरेस्ट के कारण चाहते हैं कि ये मुद्दा चलता रहे, लंबा किस्सा रहे। तो ये भी बेटा क्या, अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर, नहीं कि हर देश अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर इस मुद्दे को उलझाए हुए है। दोनों ओर से दोस्तों क्या हिंसा है, अतिवाद की वृद्धि है, जो आबादी के बीच में घृणा, असंतोष को बढ़ाती है। तो ये बेटा जब इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट होगा, जब नेता आपस में लड़ेंगे, नेता बेटा क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे जिससे क्या पीस वहां पर क्या स्टेब्लिश हो, पीस रिवील हो, तब तो बेटा क्या समस्या जो कि तो बनी रहेगी। तो ये तो टू नेशन स्टेट का जो टू स्टेट सॉल्यूशन है, उसकी चुनौतियां हैं। इसके बाद दोस्तों एक समाधान और भी है, वो है आपका द्विराष्ट्रीय राज्य की कल्पना। मतलब क्या, देखिए दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, द्विराष्ट्रीय राज्य, ये लिखा है एकल द्विराष्ट्रीय राज्य। मतलब
राष्ट्र मतलब यानी कि दो पहचान, पहचान यानी कि दो संस्कृति, दो आइडेंटिटी एक साथ रहे लेकिन स्टेट एक हो। यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों एक साथ रहें, स्टेट एक हो, जहाँ पे दो नेशनलिटी आपके साथ में रहे, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन को दोनों को क्या मिले, समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। यहाँ तक कि जो वहाँ की असेंबली है, यानी कि जो वहाँ की आपका लोकसभा, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा पार्लियामेंट हम बात करें, तो पार्लियामेंट में अगर सीटें हो मतलब 100 जस्ट एग्जांपल, तो 50 लोकसभा, 40 हो आपके किसके पास में, इसराइल के पास में, इस बार 50 आपको बेटा क्या फिलिस्तीन के पास में हो। इस तरह के सॉल्यूशंस की अगर कुछ कल्पना बने तो बात बने। फिर दूसरा आपका है कॉन्फेडरेशन मॉडल। कॉन्फेडरेशन मॉडल बेटा क्या कहता है कि ये एक तरीके से, इसको थोड़ा सा पहले आप समझेंगे कॉन्फेडरेशन मॉडल होता क्या है। देखिए दुनिया में अगर आप देखेंगे तो तीन तरह के मॉडल होते हैं। एक तो होता है यूनियन, एक होता है आपका फेडरेशन, और एक होता है बेटा आपका कॉन्फेडरेशन। यूनियन का बेस्ट एग्जांपल यूके को माना जाता है, फेडरेशन का यूएस को माना जाता है, और कॉन्फेडरेशन का बेल्जियम को माना जाता है। ये कंट्री एग्जांपल बोले जाते हैं। यूनियन की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो यूनियन में सारी शक्ति केंद्र के पास होती है, यानी कि एक जो केंद्र उसके पास होगी। इकाइयों को बेटा इसमें कोई पावर नहीं होती, इकाइयां जितनी भी हैं उनके पास में किसी तरह की कोई शक्तियां नहीं होती। फुल अथॉरिटी सेंट्रल बाई द सेंटर। जबकि हम फेडरेशन की बात करें तो यहाँ केंद्र और राज्य के समझौते से बेटा इसका निर्माण होता है, यानी कि जो केंद्र राज्य है उनके बीच समझौता हो, उससे इसका क्या हो, निर्माण हुआ। जैसे हम अमेरिका की बात करें, और कॉन्फेडरेशन दोस्तों क्या होता है कि केंद्र राज्य के बीच में समझौता तो हुआ, केंद्रीय इकाई हम कह, राज्य इकाई बोले, इकाई में समझौता तो हुआ, लेकिन बेटा उसके बाद भी वहां पर क्या आपको इंडिपेंडेंस यानी कि जो स्वतंत्रता है वो क्या रहती है बेटा, बनी रहती है। यानी कि स्वतंत्रता पे किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आता। यानी जो इकाइयां हैं उनकी बेटा क्या आपको स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी, इनकी फ्रीडम आपको जुगी तो रहेगी। यानी कि फ्रीडम पे किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आता, तो स्वतंत्रता जुगी रहती है। स्वतंत्रता मतलब ये है कि जो इकाइयां हैं इकाइयां किसी दूसरे देश के साथ भी संबंध बना सकती हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ तो बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ तो केंद्र जो कहेगा वही होगा। यहाँ राज्यों को बेटा बहुत सारी आजादी मिलती है। हम देखें केंद्र के पास यहाँ पर केवल तीन मैटर है। तीन मैटर आपका रक्षा है ना, रक्षा है, संचार है, इसके अलावा आपका क्या नाम है आपका, वैदेशिक संबंध है, ये आपके केंद्र के पास है। बाकी सारे मामले राज्यों के पास हैं। तो कुछ मामलों में राज्यों को क्या है, अधीन है, राज्य जो इकाइयां हैं वो केंद्र के अधीन काम करते हैं। लेकिन जब हम कानून फेडरेशन की बात करते हैं, राज्यों को, इकाइयों को पूरी आजादी होती है, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो, फ्रीली। मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि जब चाहे कॉन्फेडरेशन में क्या है, जो पार्टनर हैं, जो मेंबर बने हैं, वो जब चाहे अलग भी हो जाए। फेडरेशन में अमेरिका के बारे में क्या कहा जाता है, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, अलग होने की बात नहीं करनी है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत के बारे में दोस्तों इसलिए कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, भारत को इसलिए कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है ना। अम्बेडकर जी ने कहा था क्योंकि हम समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए हम फेडरेशन कॉन्फेडरेशन नहीं है। और दूसरा, हम यूनियन की तरह जो इकाइयां हैं उनको शक्ति विहीन नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी कुछ अधिकार दे रहे हैं। तो बेटा ये होगा यूनियन को। तो सुझाव दिया था कि एक ऐसा कॉन्फेडरेशन बना लिया जाए जिसमें क्या हो, कुछ लोगों को सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संसाधनों, क्षेत्रों में, संस्थानों में सहयोग के साथ दो अलग अलग राज्यों में एक परिसंघ का प्रस्ताव देते हैं। ये मॉडल सहयोग बनाए रखते हुए एक हद तक स्वायत्तता प्रदान कर सकता है कि एक तरह से ऑटोनॉमी दोनों को मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव और आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस विकल्प के तहत ये कहा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय या गठबंधन है उसके बारे में तो कहा जाता है कि एक गठबंधन बना लिया जाएगा या कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बना लिया जाएगा। और ये बेटा क्या करेगा, इस क्षेत्र की देखभाल करेगा, प्रशासन करेगा, यानी कि शासन करेगा दोनों, यानी कि आपका देख रेख भी करेगा, शासन भी करेगा, जब तक कि अधीर, स्थिर और पारस्परिक रूप से सहमति समाधान तक नहीं पहुंच जा सके। इस दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि इसमें क्या, दोनों के बीच में एक, जब तक एक सिंपली एक बॉडी बना दी गई, वो बॉडी क्या करेगी, दोनों को वॉच करेगी, दोनों में शांति रिवील करने का प्रयास करेगी, यानी शांति क्या है वो रिवील हो।
लेकिन जब तक क्या है, ये कब तक काम करेगी, जब तक दोनों के बीच में कुछ सहमति के बिंदु ना आ जाए, कुछ पार्षद कुछ सहमति न बन जाए, तब तक ये समाधान तक नहीं पहुंचे, तब तक ये बेटा प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इस दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को पूरा कैसे करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, क्या आवश्यकता होगी। बगैर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन ये नहीं होगा। अमेरिका कुछ और बोल रहा है, ईरान कुछ और बोल रहा है, चीन, अमेरिका, रशिया के स्टेटमेंट कुछ और आ रहे हैं, तो बात बनने वाली नहीं है। तो ये कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं, जो हम कह सकते हैं इजराइल फिलिस्तीन के विवाद को बेटा सुलझाने के लिए इन प्रस्तावों पर गौर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और आपको अगर अन अकेडमी से कोई भी दोस्तों कोर्स परचेज करना है, तो निपुण 810 कोड का यूज करें। 810 कोड का यूज करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स में आपको रिबेट मिलेंगी, बहुत सारे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो उन सब का आप लाभ उठाएं। और पॉलिटी, आईआर, सिक्योरिटी, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, ये सब विषय बेटा एथिक्स ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।